नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आपको मैं पहले ये बता देता हूं कि आज हमें यहां पर एक न्यू सब्जेक्ट पॉलिटी और पॉलिटी के वो क्वेश्चन जो हर बार आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आज आपके सामने हूं। तो हम शुरू करेंगे क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसने आपसे पूछा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ये वो क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा बनी थी वो कौन से मिशन के आधार पे बनी थी, और संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें कुल कितने मेंबर थे, कब इसकी बैठकें होती है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले इसने आपसे पूछ रखा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, या फिर 6 दिसंबर, या फिर 13 दिसंबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये संविधान सभा जो है ना, ये बनी कब थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है, जब कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया था, और एक कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत में आता है। 1946 में भारत आया था। अब कैबिनेट मिशन भारत में आने के पीछे इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई, आपको पता होना चाहिए कि 1939 से लेकर के 1945 तक क्या चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसकी समाप्ति होने के बाद में जब इंग्लैंड में इलेक्शन हुए तो वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी की सरकार से इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर जो बने थे ना, उनका नाम था सर क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली ने क्या काम किया था, अपनी जो कैबिनेट थी ना, उस कैबिनेट से 3 लोगों का चयन किया। उनका क्या क्या नाम था, उनका एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, एक थे पैथिक लॉरेंस, एक व्यक्ति थे ए.वी. अलेक्जेंडर, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये वो व्यक्ति थे जो क्रिप्स मिशन के माध्यम से भी भारत में आ चुके थे। वो टाइम था 1942 का, ये टाइम है 1946 का। अब ये तीनों व्यक्तियों में जो पैथिक लॉरेंस है ना, ये क्या हुआ करते थे, ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इस कैबिनेट मिशन ने भारत में आने के बाद में इन्होंने अपनी जब योजना को प्रस्तुत किया तो इन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान को बनाने के लिए क्या काम करेंगे, एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण करेंगे जो भारत के लिए संविधान को बनाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा का जो गठन है वो किस मिशन के आधार पे हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 ये नहीं, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो इसका सही रहेगा। 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की गठन होता है। अब जब गठन हुआ तो उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि 9 दिसंबर 1946, पहला ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो संविधान सभा की क्या होती है, पहली बैठक होती है। संविधान सभा की क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। और इस पहली बैठक में हमें एक क्वेश्चन ये जानना है कि इस बैठक का एक तो जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने बहिष्कार किया था। पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या काम किया था, बहिष्कार किया था। और दूसरी बात हमें जो जाननी है वो ये है कि पहली बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये वो व्यक्ति है जिनको संविधान सभा का एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब अगर हम दूसरा बात करें तो 11 दिसंबर 1946 यहाँ पर क्या होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की दूसरी बैठक। इसमें हमें 2-3 क्वेश्चन जानने हैं। जैसे एक तो इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था,
तो अगर आपसे पूछे कि स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। दूसरी बात, इसी दूसरी बैठक में एक मैं कह दूं कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष का चुनाव भी हुआ था। तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और तीसरा क्वेश्चन आता है, इसी बैठक में भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था? संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था? तो वो चुना था बी.एन. राव को। बी.एन. राव। ये तीन बातें आपको संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था? इसमें संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इसमें संविधान सभा की क्या होती है? तीसरी बैठक। और ये वो बैठक थी जिसमें पंडित नेहरू ने क्या काम किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर के क्या बन गया था? ये संविधान की प्रस्तावना बन गई थी। प्रियम्बल यानी संविधान की जो प्रस्तावना बनी थी ना, वो इसी 13 दिसंबर 1946 को जो पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसी के चलते बनी थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की या संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। अच्छा, 2-3 बातें और ध्यान रखना। संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? तो टोटल इसमें 389 मेंबर चुन करके आए थे। इसके पीछे वजह क्या थी? तो वजह ये थी कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया ना, तो उन्होंने कहा कि हम क्या काम करेंगे, जो संविधान सभा होगी ना, उसकी सीटों का निर्धारण करेंगे जनसंख्या के आधार पे। और उस समय भारत की जनसंख्या हुआ करती थी लगभग 39 करोड़ के आसपास। तो इन्होंने कहा कि कम से कम 10 लाख लोगों के ऊपर हम एक सीट को चुनेंगे। और ऐसा करने के कारण टोटल 389 मेंबर चुन करके सामने आए थे। अब आता है कि ये जो संविधान सभा थी ना, इसके लिए जो इलेक्शन करवाए गए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में करवाए गए थे। और इलेक्शन जो हुए थे ना, वो 389 सीटों पर नहीं हुए थे। इलेक्शन हुए थे कुल मिलाकर के 296 सीटों के ऊपर हुए थे। और एक क्वेश्चन आपके सामने और आ सकता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 1947, जिस समय भारत आज़ाद हो चुका था। और आज़ादी के तुरंत बाद 31 अक्टूबर 1947 अब था कि पुनर्गठन करने के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि ये वो संविधान सभा थी जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी। और आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान के अंदर जा चुकी थी 1947 के अंदर। इसलिए अब जब पुनर्गठन हुआ तो संख्या 389 थी ना पहले, ये संख्या टोटल कितनी रह गई थी? अब 299 सदस्य ही रह गए थे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? 6 दिसंबर 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी अब इसने आपसे पूछा है कि जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि जो मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए, ऑप्शन है अमेरिका, रूस, आयरलैंड और दक्षिणी अफ्रीका। ये 4 देश ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे ये मान लो कि कम से कम 60 देशों का सहयोग लिया गया था। 60 देशों का सहयोग का मतलब ये हुआ कि हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका क्या नाम था? वो बी.एन. राव थे।
और BN राव ने क्या काम किया था, लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ने का काम किया था। उसमें से देखिए, हमें 60 कंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 6 या 7 कंट्री जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठता है वो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो उसमें से हमें क्या काम करना है, जैसे अमेरिका है, रूस है, आयरलैंड है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, इन कंट्रियों को याद करना पड़ेगा। तो इसने पूछा है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पे हमारा संविधान बना, और संविधान आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन इस समय एक भी मूल कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर नहीं था। यानी जिस समय देश के संविधान को लागू किया गया ना, उस समय संविधान के अंदर एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन इनको अगर आप वर्तमान में देखोगे कि कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य आते हैं। अब इनको कब कब जोड़ा गया था वो बातें हमें जाननी है। हुआ यूँ था कि मूल कर्तव्य जो है ये 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ ना, इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो अमेंडमेंट हुआ था जिस समय देश में तीसरी इमरजेंसी लगी हुई थी, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। और इसी बीच में एक अमेंडमेंट हुआ, वो था 42वां अमेंडमेंट। इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी। क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के जरिए लगभग मैं ये से कह दूं 50+ ऐसे आर्टिकल थे जिनमें क्या होता है, एक साथ या एक अमेंडमेंट के जरिए ही परिवर्तन किया गया था। और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। अब इसी अमेंडमेंट के जरिए क्या होता है, एक कमेटी बनी थी, सरदार सौरण सिंह कमेटी। सरदार सौरण सिंह कमेटी बनी, सौरण सिंह कमेटी बनती है। और इस कमेटी को ये निर्णय देना था कि हमें जो मौलिक कर्तव्य है वो किस प्रकार से हमें जोड़ने होते हैं और कितने जोड़ें। मौलिक कर्तव्य ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी ना, तो इस रिपोर्ट में इन्होंने टोटल कितने मौलिक कर्तव्यों को कहा था, तो इस कमेटी के आधार पे 10 मूल कर्तव्य जो है ना वो जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य इस कमेटी के आधार पे जोड़ दिए गए थे। लेकिन अभी पूछे कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में 11 आते हैं। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको जोड़ा गया था, 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 के अंदर। और इसमें ये जोड़ दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनको शिक्षा दिलवाना ये उनके माता पिता का कर्तव्य बनता है। तो अब ये पूछा गया है कि कौन से देश से लिया गया है, तो ध्यान रखना मूल कर्तव्य जो है ये रसिया के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान से एक तो जो हमारे मौलिक अधिकार है, एक तो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि मूल कर्तव्यों को संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया था, तो इनको संविधान के भाग नंबर 4 और 4 का एक पार्ट बनाया गया। और इनको कौन से आर्टिकल में और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो 51 के इसमें क्या जोड़ दिए गए थे, मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। किस देश के संविधान से लिए थे, रूस के संविधान से लिए थे। अब आता है कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जिनका वर्णन संविधान के कौन से भाग में है, भाग नंबर 3 में है। और आर्टिकल कौन से हैं जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 12 नंबर से लेकर के 35 तक जो आएंगे वो आपके मौलिक अधिकार आते हैं। इसी प्रकार से आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी
और डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, उनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अब इनको कौन से भाग में जोड़ रखा है, तो भाग नंबर आता है संविधान का 4, और स्पेशली अगर पूछे कि कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो आर्टिकल नंबर मैं कह दूं कि 36 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन आता है। इनको कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो हमारे संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ना, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जोड़ी गई है। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये रहेगा, यानी आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमारे संविधान में जो आपातकालीन शक्तियां हैं, हमारे संविधान में आपातकालीन जो शक्तियां हैं ना, ये किस देश के संविधान से जोड़ी गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, रूस के संविधान से इनको जोड़ा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद महाभियोग से संबंधित है। अब देखिए, इसने आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 280, अनुच्छेद 39, 61 या 76। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये महाभियोग क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये जो शब्द है ना महाभियोग, इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब आता है कि महाभियोग क्या है, हमें इस बात को जानना है। महाभियोग जो है ना, ये क्या है। देखिए, हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है वो है भारत के राष्ट्रपति का। महाभियोग जो लगता है ना, एक तो लगता है भारत के राष्ट्रपति पर, महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पर, और एक जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, इनके ऊपर क्या लगता है, इन पर महाभियोग लगता है। अब सुनो, ये महाभियोग क्या है। देखिए, महाभियोग का मतलब होता है कि अगर मान लो भारत का राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा है, अगर वो कभी भी संविधान का अतिक्रमण करने की कोशिश करे, और अतिक्रमण करने का मतलब ये होता है कि अगर वो संविधान के खिलाफ में जाकर के कोई कार्य ऐसा कर दे जिससे देश के या किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, या मैं कह दूं कि राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा किया जो हमारे संविधान के अनुरूप है ही नहीं, ऐसे करने में। और दूसरी बात, अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करूं, मुख्य न्यायाधीश की, तो देश का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा दिल्ली के अंदर है, और अगर इसका मुख्य न्यायाधीश कभी भी अपने दायरे से बाहर जाकर के कार्य करे, तो ऐसे में क्या होता है, इन लोगों को अपने पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर मान लो राष्ट्रपति को हटाना है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ में महाभियोग लेकर के आ रहे हैं। ये जो महाभियोग है, ये किसी भी सदन में, लोकसभा के अंदर भी आ सकता है, और महाभियोग जो है ये राज्यसभा के अंदर भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाभियोग जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है, आज तक एक बार भी नहीं हुआ है कि महाभियोग जो है किसी राष्ट्रपति के खिलाफ या किसी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पारित हुआ, नहीं हुआ है। तो इसने पूछा है कि इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 280, इसमें तो है वित्त आयोग, इसमें जो वर्णन है ना वो वित्त आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 39 ये डीपीएसपी है, इसमें क्या है, समान कार्य समान वेतन, इसमें क्या है, इसमें समान कार्य
और समान ही क्या है, समान वेतन है। तीसरा 61 में क्या किया गया है, महाभियोग का वर्णन है। और 76 में क्या है, तो ये होता है भारत का महान्यायवादी। और महान्यायवादी का मतलब होता है कि सर्वोच्च जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका जो सबसे बड़ा वकील होता है ना, उसको बोलते हैं महान्यायवादी। और इस महान्यायवादी का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, 76 के अंदर है। इसने पूछा है कौन से अनुच्छेद में महाभियोग का वर्णन है, अनुच्छेद नंबर 61 में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवसर की समानता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 17, 16, 32 और 21। बताइए कौन से में अवसर की समानता का वर्णन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो अवसर की समानता है ये क्या है। क्या का मतलब हुआ कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मौलिक अधिकार है। ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये संविधान के कौन से पार्ट के अंदर है, तो पार्ट रहेगा भाग नंबर 3। मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल यानी कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार आते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 का मतलब ये हुआ कि अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, अभी 6 फंडामेंटल राइट है, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। जिस टाइम पे हमारा संविधान बना उस टाइम पे कितने थे, तो उस टाइम पे 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां कब बताया गया था, तो 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो मोरारजी देसाई हुआ करते थे, मोरारजी देसाई। ये उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या काम किया था, जनता पार्टी की सरकार बनी 1978 के अंदर। और 1977 तक तो आपको पता ही है कि देश में तीसरी इमरजेंसी चली हुई थी। और 44वां अमेंडमेंट 1978 में इन्होंने करवाया। और इन्होंने क्या काम किया था, जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे यहाँ से हटा दिया गया था। तो फिर कहाँ पर जोड़ा गया था, इसे आर्टिकल नंबर 300 के अंदर, 301 कह सकते हो। और संविधान का पार्ट या भाग नंबर कौन सा था, तो भाग नंबर 12 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आज अगर आपसे पूछे कि कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। जब संविधान बना उस टाइम पे कितने थे, 7। 7वां कब हटा था, 1978 के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि जो अवसर की समानता का वर्णन है, इसका कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 17 है ना, इसमें वर्णन आता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का जो अंत है ये आता है अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर, या अस्पृश्यता कह दो या फिर छुआछूत का अंत कह दो। ये वर्णन कौन से में, 17 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 16, ये आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा बी। इसमें किसका वर्णन है, अवसर की समानता का। 32 में क्या है, तो 32 में आते हैं रिट क्षेत्राधिकार। और रिट क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या काम करता है, अगर मान लो किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम सीधा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके वहाँ पर जा सकते हैं। एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करता है। आर्टिकल नंबर 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो रिट क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो आर्टिकल नंबर 32, या मैं कह दूं कि ये हमारा 6ठा फंडामेंटल राइट है, जिसका क्या नाम रहेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, ये वो आर्टिकल है जो हमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब क्या हुआ,
फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमें जीवन जीने का अधिकार देते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए, जब भी देश के अंदर कभी इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति के पास में पावर होती है कि वो आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ करके ना बाकी जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उनको क्या कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है। लेकिन 20 और 21 को क्यों छोड़ा गया था? क्योंकि ये वो आर्टिकल है जो हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देते हैं। अब बात वही है ना कि हमसे अपना जीवन जीने का अधिकार तो कोई छीन नहीं सकता, तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ करके बाकी 12 से 35 के बीच में जितने आर्टिकल हैं वो राष्ट्रपति अगर जरूरत पड़े तो निलंबित भी कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 जिसमें वर्णन है अवसर की समानता का। तो ये थे स्टूडेंट्स आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए। कल ऐसे ही और क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।